मैम आपसे एक बात पूछनी थी। जी। कुछ कह रहे हैं आप? ये आपका पेपर तो ऑनलाइन होगा ना? सॉरी। मैं कह रहा हूँ आपका पेपर तो ऑनलाइन होगा ना? मेरा पेपर कब होगा ये ऑनलाइन पूछ। हो? अब तो क्लास भी ऑनलाइन नहीं है। अभी तो मैंने आपको बताया है, आप नहीं थे इस वक्त। नहीं था मैं उसे, लेकिन क्लास और पेपर का तो मैम अलग सीन है ना। सॉरी। अ, मुझे ये बताया गया है कि अब आपकी जो क्लास है वो भी फिजिकल होगी। और तमाम क्लासेस अब फिजिकल होने जा रही हैं, तो ये क्लास भी आपकी फिजिकल होगी। इसके अलावा पेपर भी फिर तो फिजिकल ही होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अब ऑनलाइन क्यों होगा? अगर क्लास फिजिकल होगी तो पेपर भी फिजिकल होगा। नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल पेपर तो ठीक है मान लिया, लेकिन 21 तारीख को तो पेपर है। 21 को, आज 6 तारीख। 2-3 क्लासेस लेके ऑनलाइन कैसे हो सकती फिजिकल पेपर? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर किसी और को समझ आ रहा है तो वो पूछ लें। क्या पूछना चाह मैम रहे हैं? जलाल कहना चाहता है कि हमने सारी क्लासेस ऑनलाइन ली है, सिर्फ 2 क्लासेस फिजिकल लेके फिजिकल पेपर कैसे देंगे। अच्छा, ये जी मैम, कह मैं रहे यही हैं कह रहा कि जी। सवाल जलाल पूछ रहे हैं। आप कौन हैं? आप जलाल हैं या सवाल जलाल पूछ रहे हैं? मैम आपको आवाज नहीं आ रही है तो मैंने थोड़ा क्लियर कर अच्छा दिया ना, अच्छा। उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम है अच्छा शायद। अब सुने। क्लास फिजिकल अब होने जा रही है, मुझे तो यही बताया जा रहा है। और क्लास फिजिकल होगी, फिर उसके बाद पेपर तो आपको ऑनलाइन दें या फिर आप फिजिकल दें, आपको तो पेपर देना है। दोनों सूरतों में आपको ही सॉल्व करना है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी कंफ्यूजन की तो बात नहीं है कि आप अगर ऑनलाइन क्लास लें फिर फिजिकल पेपर दें। ऑनलाइन मुश्किल है पेपर देना मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑनलाइन मैम आसान है। फिजिकल में मैम सब कुछ रटना होता है। हाँ, ऑनलाइन में नकल करते हैं। नहीं चीट मैम, बोल रहा हूँ रटना होता है। चीटिंग कर लेते हैं। ऑनलाइन में क्या करते हैं? आवाज नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है? अब ये तो यार फिर मैं बताऊं? खुदा ही बेहतर जानता है कि आप क्या करते हैं ऑनलाइन में। मैम पेपर भी तो कॉन्सेप्चुअल होता है। अब ये तो खुदा ही जानता है कि भाई क्या करते हैं आप ऑनलाइन में हैं। मैम अभी आवाज आ रही है मेरी सही? ये तो हमें नहीं पता है कि ऑनलाइन में क्या क्या हो रहा होता है। बहरहाल मेरे ख्याल में तो फिजिकल पेपर होना चाहिए आपका, क्योंकि वो चेक करना बहुत आसान है। ऑनलाइन में पता नहीं आप पीडीएफ करते हैं, फिर इमेजेस लेते हैं, क्या क्या करते हैं, किसी भी वक्त उठा के पेपर को भेज देते हैं। फिजिकल पेपर बेहतर है, वो हो जाए तो अच्छा है। अल्लाह ना करे मैम। अच्छा आप देख लें। जो यूनिवर्सिटी कहेगी वो आपको करना है। ठीक है ना? ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, वही करना है आपको। ठीक है? और पेपर तो दोनों सूरत में देना है, या ऑनलाइन दें या फिजिकल दें। अच्छा, अब ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आया सबको क्या होता है? ये बताएं, किसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन? समझ आया है? ये नहीं आया? हम्म। अब सो गए सब। मैम मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको क्या बताऊं? ओपन मार्केट आवाज ऑपरेशन क्या होता है समझ आया है? अभी हमने पिछले सेशन में बताया था आपको क्या होता है मैम ओपन कह मार्केट रहा हूँ मेरी ऑपरेशन। आवाज आ रही है। जी। आवाज आ रही है तो मैं कैसे कहूँ जब आवाज नहीं है? आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है आपकी। कौन है आप? मैम मैं CR, JALAL। अच्छा, आप जलाल हैं। जी मैम, आवाज स्पेलिंग क्यों नहीं आ रही? स्पेलिंग बताने की क्या बात है नाम की? ताकि आप पहचान लेना। ओवर स्मार्ट। अच्छा भाई, आपके पास भी बहुत टाइम है जलाल साहब।
अब आप देख लें, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं कि अच्छा, गर्ल्स में किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? गर्ल्स तो कोई कुछ कहती ही नहीं है, उनको कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा? सब शरीयत भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक बाइंग और सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वॉल्व हो के खुद मार्केट में आके खुद से कंट्रोल करता है मनी की सप्लाई को। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि मार्केट में खुद से ओपनली ऑपरेशन करना। बिल्कुल, कि अगर आपको मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है तो आप क्या करें कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जैसे कि प्राइस बॉन्ड वगैरह हो गए, वो आप इशू कर दें। ठीक है, जब वो आप इशू करेंगे तो लोग, जो पब्लिक है, वो खरीदने आएगी आपसे, तो वो सेंट्रल बैंक को पैसे दे देंगे। जो उनके पास एक्स्ट्रा मनी होगी वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगी, और सेंट्रल बैंक उनको जो सर्टिफिकेट्स होंगे या फिर जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, वो उनको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से जो मनी की एक्सेस सप्लाई होती है मार्केट से, उसको कंट्रोल किया जाता है। और अगर आप ये समझते हैं कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप खुद बाय कर लेंगे। ठीक है, आप आएंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह बाय करेंगे और बदले में उनको पेमेंट करेंगे मनी से। जब सेंट्रल बैंक मनी से पेमेंट करेगा तो उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, जब गवर्नमेंट खुद परचेज करेगी तो गवर्नमेंट जब मनी को सिस्टम में इंटीग्रेट कर लेगी तो मनी सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। ये जो पॉलिसीज, जो टूल्स बता रही हूँ, ये पेपर में आएंगे, तो इसलिए काइंडली अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तमाम स्टूडेंट्स को, तो वो पूछिए और बार बार पूछिए। कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, open market operations can also target specific increases in the money supply to get banks to loan funds more easily by purchasing a specified quantity of asset in a process known as quantitative easing. लोन प्रोवाइड करने का बता रहे हैं कि अगर मनी सप्लाई को बनाना है तो भाई लोन फंड्स को जो है ना वो इजीली अवेलेबल करें ताकि सब लोग लोन इजीली परचेज कर सकें। जब लोन आएगा लोगों के पास तो भी मनी की सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से जब इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाएगा तो मनी की सप्लाई में कमी हो जाएगी। अगर मनी की सप्लाई को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, इंटरेस्ट रेट को हाई करते हैं, सॉरी। The second option used by monetary authorities is to change the interest rates and or the required collateral that the central bank demands for emergency direct loans to banks in its role as lender of last resort. In the US, this rate is known as the discount rate. अब देखें, ये सेकेंड ऑप्शन बताया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो अभी जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ना, वो दोबारा से रिपीट हो रहा है। चार्जिंग हाई रेट्स एंड रिक्वायरिंग मोर कोलेट्रल। कोलेट्रल कहते हैं गिरवी रखवाना कोई चीज, जैसे अगर आपको लोन चाहिए, रिक्वायर्ड कोलेट्रल। देखें, the term collateral refers to an asset that a lender accepts as security for a loan. अगर आप जो बैंक होता है, मॉर्गेज बैंक का अगर आपने नाम सुना हो, मॉर्गेज का मतलब अगर आपको पता हो कि कोई भी लोन देने से पहले जो बड़ी अमाउंट के लोन होते हैं, जो लमसम होते हैं, जो दिए जाते हैं बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को, बड़े बड़े एक्सपेंडिचर और जो है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जब उनको लोन फराहम किए जाते हैं तो सिक्योरिटी के लिए वो क्या करते हैं, कोई कीमती एसेट रखवाते हैं।
अपने लोन की सिक्योरिटी के लिए कोई कीमती एसेट रखवा लेते हैं अपने पास। जैसे बैंक है, बैंक के पास आप गए लोन लेने के लिए, तो बैंक ने आपको कहा कि भाई आप अपने घर के कागजात रखवा लें हमारे पास। तो आपने बैंक को अपने घर के कागजात रखवा दिए, बैंक ने आपको लोन दे दिया। ठीक है, इस तरीके से बैंक जो है वो अपनी साइड को सेफ कर लेता है कि अगर जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर गया, अगर आप लोन लेके भाग गए फॉर एग्जाम्पल तो फिर बैंक के पास आपके घर के कागजात हैं। ठीक है, तो बैंक को, एक मिनट आप होल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कोलेट्रल की मीनिंग बता रही थी मैं आपको। कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट रखवाना अगेंस्ट में किसके, लोन के। लोन लेने के लिए अगर आप कोई एसेट जो है वो ऐसा सिक्योरिटी रखवा रहे हैं लेंडर के पास, तो उसको कोलेट्रल कहा जाता है। कोलेट्रल में टेक द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट और अदर काइंड्स ऑफ एसेट्स डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द लोन। लोन के पर्पस पे डिसाइड करता है कि लोन आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं, लोन आप कितना ले रहे हैं, ये सब कुछ डिफाइन करता है कि आप क्या रखवाएंगे। ठीक है, अब वो घर के कागजात भी हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी के कागजात भी हो सकते हैं, पोजीशन के, ऑनरशिप के, और कोई भी कीमती एसेट भी हो सकता है। ठीक है, एनीवेज तो कोलेट्रल रखवाते हैं, ताकि कोलेट्रल रखवाने से क्या होता है कि लोन जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट रेट हाई होता है, तो डिस्काउंट रेट हाई करने से क्या होता है कि भाई लोन कंट्रोल हो जाते हैं। हाई रेट से एक्सपेंशन नहीं हो पाती है, ज्यादा मनी सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, एक मिनट आप होल्ड करें। तो ये सेकंड पॉलिसी है जिसमें डिस्काउंट रेट को या इंटरेस्ट रेट जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, जब कोलेट्रल ज़्यादा रिक्वायर्ड करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो बिजनेस है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो पब्लिक है, वो ज़्यादा लोन नहीं ले सकती है। जब वो ज़्यादा लोन नहीं ले सकती है, जब उनकी जो बाइंग पावर है, जो परचेसिंग पावर है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सूद ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो वो लोन कम लेते हैं। जब वो लोन कम लेते हैं तो उनके पास पैसे कम आते हैं। ठीक है, तो एक साइड तो ये हो गया। दूसरी तरफ अगर जो है वो इंटरेस्ट का जो रेट है उसको लो कर दिया जाए, तो क्या होगा भाई, इंटरेस्ट के रेट को लो करने से जो लोन के डिमांड करने वाले हैं, जो बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं, वो ज्यादा लोन लेंगे, इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और इस तरीके से मनी सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स।
authorities also use a third option, the reserve requirements, which refers to the funds that bank must retain as a proportion of the deposits made by their customers in order to ensure that they are able to meet their liabilities. देखें, जितने भी बैंक्स हैं ना पाकिस्तान में, एमसीबी है, एचबीएल है, ये कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक्स जो उनके पास डिपॉजिट होते हैं ना, जैसे हम और आप जाते हैं अपने डिपॉजिट करवाते हैं मीज़ान बैंक में और यहाँ वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स में, तो जब हम डिपॉजिट रखवाते हैं तो ये जो बैंक्स होते हैं ये शेड्यूल बैंक होते हैं, नॉर्मली सेंट्रल बैंक के मेंबर होते हैं, और सेंट्रल बैंक के मेंबर होने की वजह से, शेड्यूल होने की वजह से ये तमाम बैंक्स इस बात के पाबंद होते हैं कि वो अपने डिपॉजिट्स का एक कोई खास परसेंटेज जमा करवाएं, किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। अपने डिपॉजिट्स का एक खास परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखवाएं। ये इनके लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये रिजर्व रखवाने का मकसद ये होता है कि रिजर्व रखवाने का मकसद ये होता है कि जो लायबिलिटीज उनके ऊपर होती हैं वो इन केस के अगर वो दिवालिया हो जाते हैं बैंक, या उनके पास कुछ भी नहीं है पैसे, बिल्कुल वो खाली हो गए, बैंकरप्ट हो गए और लॉस में चले गए, तो फिर जो सेंट्रल बैंक है वही उनकी हेल्प करने के लिए आता है ताकि उनको इस नुकसान से जो है वो निकाले, और ताकि वो अपनी लायबिलिटीज को मीट कर सकें। इस रिजर्व को रखवाने का मकसद ये होता है, ठीक है। और ये रिजर्व एक खास परसेंटेज होती है जो डिपॉजिट्स पे अप्लाई की जाती है, जो कि हम तमाम कस्टमर कमर्शियल बैंक्स में रखवाते हैं। Lowering this reserve requirement releases more capital for the banks to offer loans or to buy other assets. अगर आप जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड करेंगे, सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से कहेंगे कि हमें ज़्यादा रिजर्व हमारे पास रखवाया जाए। अगर जो सेंट्रल बैंक है वो एक मिनट होल्ड कीजिए। जी, वेलकम बैक। तो कहाँ पर थे हम? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। हाँ, अब अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, मनी की सप्लाई को क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, मनी को कम किया जाए, मार्केट से उठाया जाए, मनी की सप्लाई को डिक्रीज किया जाए, तो फिर क्या करेगा सेंट्रल बैंक? रिजर्व की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देगा। वो बैंक्स को कहेगा कि आप रिजर्व ज़्यादा रखवाएं, रिजर्व की परसेंटेज को बढ़ा देगा। जब स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक से ज़्यादा रिजर्व रिक्वायर्ड करेगा तो क्या होगा कि स्टेट बैंक के पास जब वो रिजर्व चले जाएंगे इंक्रीज होने के बाद, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो ज़्यादा लोन दे सकें आगे, क्योंकि उनको अपने पास कैश भी रखना होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ाने से। दूसरी तरफ अगर आप ये चाहते हैं कि आप रिजर्व की जो रिक्वायरमेंट, अगर आप मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मनी की सप्लाई को बढ़ाने का तरीका ये है कि आप रिजर्व रिक्वायरमेंट को लो कर दें, रिजर्व कम रिक्वायर्ड करें, ठीक है। जब रिजर्व की रिक्वायरमेंट्स लो हो जाएंगी, जब रिजर्व की रिक्वायरमेंट्स लो होंगी तो क्या होगा भाई कि ज़्यादा लोन आप प्रोवाइड कर सकेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। आप जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकेंगे।
अपने जो कस्टमर्स हैं, जो लोन लेने आएंगे, जो बिजनेस हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, more credit facility to the business class, to the corporate sector and to the public means more money supply, and less credit facility means less money supply। ठीक है, तो ये तरीका है। तीसरा तरीका है ये रिजर्व रिक्वायरमेंट। पहला तरीका क्या था? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग सेलिंग ऑफ एसेट्स। दूसरा तरीका क्या है? डिस्काउंट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। तीसरा तरीका क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब ये चौथा तरीका है। इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज। अब स्टैंडर्ड एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज के अलावा एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी हैज आल्सो गेन्ड ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी in recent times. During periods of extreme economic turmoil, such as financial crisis of 2008, the US Fed loaded its balance sheet with trillions of dollars and treasury notes and mortgage-backed securities, introducing new lending and asset purchase programs that combine aspects of discount lending, open market operation, and QE. अब ये कहते हैं कि ये जो अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, जो आमतौर पे नहीं होती, इसमें यूएस की एक मिसाल बताई हुई है कि भाई इन्होंने क्या किया कि जब क्राइसिस आया 2008 का, तो उन्होंने बहुत सारे ट्रेजरी नोट्स को जो है वो क्या कर लिया, परचेज कर लिया, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज परचेज कर ली ताकि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने डिस्काउंट लेंडिंग और यानी कि इंटरेस्ट रेट को कट बैक किया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी साथ किए, यानी बहुत सारी पॉलिसीज को एक साथ मर्ज करके जो है वो उन्होंने अप्लाई किया ताकि क्या हो जाए, ताकि इनकी जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस से निकल जाए। ठीक है, तो ये एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है कि एट अ टाइम मैनी टूल्स को यूज करना, एक से ज्यादा टूल्स को यूज करना। ठीक है, अब उसके बाद आप 5 देखें। लास्टली, इन एडिशन टू डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द मनी सप्लाई बैंक लेंडिंग एनवायरनमेंट, central banks have a powerful tool in their liability to shape market expectation by their public announcement about the central bank's own future policies. Central bank statements and policy announcements move markets. Investors who guess right about what the central bank will do can profit handsomely. Some central bankers choose to be deliberately opaque to market participants. अब ये कहते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल टूल सेंट्रल बैंक के पास क्या है कि जो अपनी पॉलिसीज है ना उसकी, सेंट्रल बैंक की, वो पब्लिक में इसको अनाउंस करे कि बैंक अब क्या करने जा रहा है, अब फ्यूचर में उसकी पॉलिसीज क्या होंगी सेंट्रल बैंक की। जब जो सेंट्रल बैंक है वो इन्वेस्टर्स को, मार्केट्स को, बैंकर्स को और तमाम पब्लिक को अपनी पॉलिसीज के बारे में अवेयर करेगा, तो जो पब्लिक है वो क्या करेगी भाई, पब्लिक जो है वो पहले से तैयार हो जाएगी। ठीक है, कि किस तरीके से अब इन पॉलिसीज को हमें जो है वो मैनेज करना है ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो नीचे ना आए। Some central bankers choose to be deliberately opaque to market participants in the belief that this will maximize the effectiveness of monetary policy shifts by making them unpredictable and not backed into market prices in advance. पहले से बता देते हैं वो सब कुछ ताकि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको क्या करें, इफेक्टिव अप्लाई करें।
Others choose the opposite course of action, being more open and predictable in the hopes that they can shape and stabilize market expectations and curb the volatile market swings, sometimes triggered by unexpected policy shifts. तो इस तरीके से भी होता है कि भाई पहले से बता देते हैं, पॉलिसी सबको अनाउंस कर लेते हैं, और कुछ जो है वो अपने एक्शंस को ये करते हैं कि ओपन नहीं करते हैं। तो होता ये है कि इसका भी इम्पैक्ट होता है, कुछ सिमेट्रिक कुछ अनसिमेट्रिक इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। यानी सम टाइम ऐसे इम्पैक्ट होते हैं जो हम चाहते हैं, सम टाइम वही सिग्नल जाते हैं पब्लिक में जो आप चाहते हैं, ठीक है, और सम टाइम वो सिग्नल नहीं जाते हैं। तो एनीवेज ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि पहले से अपनी अनाउंसमेंट्स बता देना, ताकि इकोनॉमी में जो है वो आपके मुताबिक चेंजेस आ जाएं। अब ये हो गई यहाँ तक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ये आपका टॉपिक हो गया कवर। खाला आपने पंखा तेज कर लिया। अच्छा, ये आपका टॉपिक कवर हो गया। अब आप देखें यहाँ पर है मनी लॉन्ड्रिंग, नया टॉपिक है ये। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग, पता है किसी को? किसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, बता सकते हैं आप कोई? जी बताएं, किसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग? एनीवन नोस? जो मैम जी मैम, जो 300 अरब बाहर लेके गया है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जी, जो 300 अरब बाहर लेके गया और कह रहा है मैंने क्या किया, मुझे क्यों निकाला, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया। मनी पूरा लॉन्ड बताऊं मैम क्या किया था उसने? किसने क्या किया था? आपकी मनी आवाज लॉन्ड्रिंग क्लियर कैसे नहीं है, करते हैं सिर्फ बताऊं? 300 समझ आया है मुझे। 300 वाला क्या लेके गया? अभी आवाज सही आ रही है? आपकी आवाज कुछ कुछ आ रही है कि 300 वाला कुछ लेके गया। मैं जी कह रहा हूँ अभी आवाज सही आ रही मैम? जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा आपकी अभी हैंड फ्री था। अच्छा मैं कह रहा हूँ मैम, मनी लॉन्ड्रिंग जो 300 अरब बाहर लेके गया उसे कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब भाई देखें ये है कि इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू पैसा बाहर लेकर जाना। पैसा कमाया जाना, ठीक है। गैर कानूनी कार्रवाइयां करके, क्रिमिनल एक्शंस में इन्वॉल्व होके, टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होके पैसा कमाना, ठीक है। यानी कि वो तमाम एक्टिविटीज जो कि इलीगल हैं, वो एक्टिविटीज करके पैसा जनरेट करना, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि तंबाकू की खरीदो फरोख्त मना है, ठीक है। अभी पाकिस्तान में भी इस पर जो है वो बैंड लग गए हैं, और तंबाकू और ये जो भी गुटखा वगैरह है, आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं। तो जानते तो होंगे नो आप। मैम, नहीं जान। नहीं जानते? तंबाकू और ये जो छालिया वगैरह ये चीजें होती हैं, तो ये चीजें मना है पाकिस्तान में भी अब। तो जो लोग ये कर रहे हैं, मतलब कि बाकायदा फॉर्मूले से बना रहे हैं, फिर फॉर्मूले से बना के वो सेल कर रहे हैं, छुप के सेल कर रहे हैं, सेल करवा रहे हैं, ये भी एक किस्म की इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। ये गैर कानूनी कार्रवाई है। अच्छा, उसके अलावा ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, बहुत सारी एग्जांपल आगे आएंगी। तो एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हिच जनरेट्स एन एसेट और अ वैल्यू एज द रिजल्ट ऑफ एन इलीगल एक्ट, किसी भी गलत
का एक्शन के नतीजे में किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में, किसी भी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व होके जब आप पैसे जनरेट करते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत ही कॉमन टर्म है, कब से हम सुनते आ रहे हैं। आज इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। Money laundering is the practice of engaging in financial transactions in order to conceal the identity, source, or destination of money, and is a main operation of the underground economy. अंडरग्राउंड इकोनॉमी होती है भाई, एक ग्राउंड इकोनॉमी होती है, एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी होती है। ग्राउंड इकोनॉमी वो है जो हमारी और आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, और अंडरग्राउंड इकोनॉमी वो है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वालों की इकोनॉमी है, जिनका मकसद ये होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को, शनाख्त को, अपने जरिए को, अपनी जगह को, हर चीज को छुपा के फिर ऐसी ट्रांजैक्शंस करें जो कि बिल्कुल मना है। ठीक है, इसीलिए इनको अंडरग्राउंड कहा गया है। तो वो छुप के कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलीगल होता है और ताकि उनको जो पैसे हैं वो मिलते रहें। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय द ओरिजिन ऑफ फंड्स जनरेटेड बाय लीगल मींस इज कंसील्ड। और उसको छुपाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छुपाएंगे नहीं, सबको पता चल जाएगा तो फिर तो वो पकड़ लिए जाएंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल बच्चों वाली बातें हैं ये तो। अब आप देखें आगे क्या है। इसमें है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हैं, ये टाइप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है मेरे ख्याल में। मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूड्स, यानी ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग में। ये कुछ तरीके बताए हुए हैं। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, यानी कि जो नशावर चीज़ें होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मैंने आपको तंबाकू की मिसाल दी, तो तंबाकू तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन एक जो वो गुटखा बनाने में और छालिया और ऐसी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल अभी मना है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग इसको कहा गया है भाई, कि शराब नोशी और ये सारी चीज़ें जो मना है, ड्रग्स वगैरह, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी सेलिंग में, उनकी बाइंग में जो इन्वॉल्व हैं वो क्या है भाई, वो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन का मतलब भी क्रिमिनल एक्टिविटीज ही हैं। करप्शन जो पॉलिटिकल साइड पे होती है, गवर्नमेंट लेवल पे होती है, ठीक है, जब चेकिंग नहीं होती तो करप्शन होती है। जब कोई चेक करने वाला नहीं होता, जब कोई देखने वाला नहीं होता तो करप्शन वजूद में आती है। फ्रॉड, कि भाई कोई भी वादा किया कि मैं आपका ये काम करूंगा, मैं आपको जो है वो फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर बना के दूंगा, फिर आपसे पैसे ले लिए, पैसे लेके वो चले गए और एयर कंडीशनर को उन्होंने नहीं बनाया, सही नहीं बनाया उन्होंने। तो ये फ्रॉड की तो बहुत सारी किस्में हैं। आपसे पैसे पहले से ले लिए और कह दिया कि भाई ये काम कर लेंगे, हो जाएगा, तो आपको पागल बना लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग की किस्में हैं। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे भी होते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, फिर छुपाया जाता है, एक चेन बनाई जाती है ताकि जो मनी क्रिएट हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसको छुपाया जाए। अब एक्सटोर्शन इसमें एक है, करप्शन भी आपको बता दिया, फ्रॉड भी बता दिया, एक एक्सटोर्शन है। एक्सटोर्शन का मतलब है कि जबरदस्ती करके किसी तरीके से मनी हासिल करना, फोर्स करके, ठीक है, कोई थ्रेट देके, कोई जो है ना वो फोर्सफुली थ्रेट के जरिए, खतरा बता के, कोई ऐसी चीज बता के जिससे कि भाई जो सामने वाला है वो डर जाए और फिर इस तरीके से, यानी क्रिमिनल एक्ट में आ गया, फोर्सफुली ऐसी एक्टिविटीज करना या करवाना। ठीक है,
ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। अब उसके बाद आप आगे देखें इसमें क्या क्या है मनी लॉन्ड्रिंग में, कुछ इसकी हिस्ट्री बताई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग is a crime only attracted interest in the 1980s, essentially within a drug trafficking context. Money laundering methods have become more creative since 89 to 93. बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आ गई इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में भी। अब ये तो आपको पता ही होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या क्रिएटिविटी और किस किस तरीके से हो सकती है। Terrorist financing, although only one aspect of money laundering, has become a critical concern following the events of September 11, 2001. अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग है एक कि भाई ये जो खुदकश धमाके वगैरह भी होते हैं, अब ये इसमें बताया हुआ है जैसे कि 9/11 बताया हुआ है इसमें। 9/11 2001 का जो वाकया था उसके कंसर्न में बताया हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग को उस टाइम पर बहुत ज्यादा अहमियत हासिल हुई कि भाई ये जो होते हैं खुदकश धमाके हो गए, दहशतगर्दी के वाकयात हो गए और टारगेट किलिंग हो गई, इन सब का मकसद क्या होता है कि इन सब का मकसद ये होता है कि जो पैसे हैं वो उनको दिए जाएं और अपने मतलब का जो काम है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो करवाई जाएं। ठीक है, अब लास्ट लास्ट मोमेंट्स हैं तो सब लोग आ रहे हैं सवाब हासिल करने के लिए क्लास में एंटर हो रहे हैं। मैं अभी मेरी आवाज सही आ रही? जी, अब आपकी आवाज सही आ रही है। आप कौन बात कर रहे हैं? मैम मैं जलाल बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप जलाली JLL, ठीक है। अब तो अच्छा मैम, आपकी मैं कह रहा हूँ स्पेलिंग, कि अब तो ये जो आपकी स्पेलिंग मनी याद हो लॉन्ड्रिंग गई का है केस, मुझे। अच्छा, वो आपने मुझे बता दी जलाल साहब अब तो याद हो गई मुझे स्पेलिंग भी आपकी। अच्छा मैम अभी मनी लॉन्ड्रिंग का बताऊं? अभी आवाज सही आ रही है? अच्छा, अब ये देखें आप, एक चीज इसमें आपको बतानी थी, खत्म होने वाला है टाइम, सुन लें जल्दी जल्दी कि मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका क्या होता है। तीन इसमें जो है ना वो तीन देखें, ये एक प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग का। जो ऑफिशियल मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, मतलब के तरीके से पूरे होती है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही गली में चलते फिरते से भाई मोबाइल चुरा लिया और भाग गए और मोबाइल को बेच दिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं। बल्कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे हो रही होती है मनी लॉन्ड्रिंग, वो एक पूरा जो है ना वो प्रोसीजर है। ठीक है, स्टेज बाय स्टेज। अब देखें इसमें 3 स्टेज मेन बताए हुए हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। ये 3 इसके स्टेज होते हैं, ये आपको और भी मिलेंगे। तो प्लेसमेंट कहते हैं रेफर्स टू द फिजिकल डिस्पोजल ऑफ। जी, किसी की आवाज आ रही है, कुछ पूछ रही हैं आप? कर लें कोई। हेलो, अच्छा भाई, नो प्लस मैम, कोई भी नहीं बोल रहा। कोई भी नहीं है, अभी मुझे आवाज आई थी शायद तो प्लेसमेंट का मतलब ये होता है रेफर्स टू द फिजिकल डिस्पोजल ऑफ बल्क कैश प्रोसीड्स derived फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। सबसे पहले क्या करते हैं भाई कि फिजिकली यानी जाहिरी तौर पे डिस्पोजल ऑफ बल्क कैश प्रोसीड्स derived फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। कोई इलीगल एक्टिविटी हो गई, आपको कैश मिल गया। ठीक है, this is the first step of money laundering process, and the ultimate aim of this phase is to remove the cash from the location of acquisition। पहला तो काम ये है कि जहां से कैश हासिल हुआ है वहां से कैश को रिमूव कर दिया जाए फौरन। इसको प्लेसमेंट कहा है, कैश की जगह बदलना। ठीक है, जैसे आपने कहा भाई अपने मैनेजर को कि 10,000 रुपए से जो है वो ये चीजें आ गई। ठीक है, अब वो चीजें आई नहीं है, आपने कैश को 10,000 को हटा दिया उस जगह से। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया क्या, प्लेसमेंट, क्या आपने कैश की जगह को बदल दिया। ठीक है, वो कैश जो किसी इलीगल एक्टिविटी से आपको मिला, या वो कैश जो आपने जो है वो
किसी भी तरीके से हासिल किया गलत तरीके से, आपने उसकी जगह ही बदल दी, आपने उसको उसकी जगह से हटा दिया, ओरिजिन से हटा दिया, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग क्रिमिनल मनी। अच्छा, लेस देन 1 मिनट खत्म होने वाला है, तो हम इसको वाइंड अप